Hello everyone, this is Kamran and today we will study about electrical energy and power. पता है उनके लिए बता रहा जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। खैर, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। देखो, आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा है। रवान सुनो बेटा, हमने ये सुना है कि जब आप किसी कंडक्टर को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो सुन लो भाई, जब आप किसी कंडक्टर को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक्सेलरेट होते हैं इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, अच्छा एक बात समझो, अगर हम ये मानकर चलें, कंसेप्चुअल बात है, बिना सोचे दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए सोचना ज़रूरी है ना। जो मैं बोल रहा हूँ इसको दिमाग में सोचना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिस कर जाओगे, फिर बाद लास्ट की बात पता चलेगी। देखो ध्यान से सुनो, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, जो कि सब रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगते हैं फोर्स फील करने की वजह से। ठीक, जब ये सारे के सारे एक साइड दौड़ेंगे और एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने का मतलब है उनकी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट। वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए उनका। और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है किसी भी चीज़ की तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर हम ये मानकर चलें कि इलेक्ट्रॉन कोई कोलाइजन सफ़र नहीं कर रहे हैं, ना तो आपस में टकरा रहे हैं वो, और ना ही वो उन सेंट्रल एटम्स जो रखे हुए हैं अलग अलग जगह पर बीच बीच में, जिनसे ये पूरा कंडक्टर मिलकर बना हुआ है, ना ये उनसे टकरा रहे हैं। तो ऐसा अगर केस होता जिसमें कोई कोलाइजन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते चले जाते और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती, बढ़ती चली जाती। ठीक, बट एक्चुअल पिक्चर क्या है, आपने ये पढ़ा कि ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। उनके अंदर अगर आप ऑन एन एवरेज देखिए तो एक्सेलरेशन नहीं होता, बल्कि एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब ये दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ये कोलाइजन सफ़र करते हैं, टकरा जाते हैं, और टकराएंगे तो ये वेलोसिटी लूज़ करेंगे, और वेलोसिटी लूज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी लूज़ कर जाएंगे। ठीक, कुल मिलाकर बात ये है कि जो हम बैटरी से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती, बट क्योंकि ये बार बार टकराते रहते हैं तो ये बार बार एनर्जी लूज़ करते रहते हैं, या ये कह लो ये अपनी एनर्जी शेयर करते हैं विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। उनसे बार बार टकराकर अपनी एनर्जी को लूज़ कर जाते हैं, और वही एनर्जी आपको कंडक्टर के अंदर उसकी हीट एनर्जी, आपको वो हीटअप होता हुआ फील होगा जब आप किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास कराएंगे, और उसकी हीट की फॉर्म में वो एनर्जी आपको रिलीज़ होती हुई नज़र आए। ठीक, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रहेगा सबके? एनर्जी डिसिपेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव थ्रू अ कंडक्टर एंड गेट कोलाइडेड विद द एटम्स। याद रहेगा? इस एनर्जी की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी होगी? और अगर आप एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम निकालें तो उसको क्या बोलेंगे? पावर वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिर्फ वर्क डन पर यूनिट टाइम ही नहीं, बल्कि एनर्जी डिसिपेटेड, अगर कोई चीज़ एनर्जी लूज़ कर रहा है, एनर्जी शेयर कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम वो कितनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी पावर ही कहलाएगी। ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी वर्क डन होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक, कितना वर्क डन होगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। मान लीजिए आपने इसके एंड के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और उसको आपने यहाँ से यहाँ तक Q चार्ज सप्लाई कर रहा है। ठीक, तो जो वर्क डन होगा वो होगा Q टाइम्स V के बराबर। ये कह लो इतनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को हम सप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इससे आगे की बात करते हैं। कर दिया काम खराब।
सही चल रहा है? ठीक। W इक्वल्स टू क्यू वी होता है, ठीक है। ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज Q को आप IT लिख सकते हैं। हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मान लीजिए आप इसको T टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो T टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा वो I इंटू टी, करंट टाइम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, ये आ जाएगी W की वैल्यू। ये T आप इधर ले आओ, ये तो है आपकी एनर्जी डिसिपेटेड, अगर आप यहीं पर इसको छोड़ दें, और अगर आप ये T इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा W अपॉन टी, इसकी वैल्यू होगी VI के बराबर, और इसी को हम प्यार से बोल देते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। याद रहेगा? इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एक फॉर्मूला तो ये है, वोल्टेज को आप करंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए। बट नॉट ओनली दिस, देयर आर 2 मोर फार्मूलाज फॉर पावर। अगर आप ओम्स लॉ से इस फॉर्मूले के अंदर V या I को एलिमिनेट कर दें, ओम्स लॉ पढ़ा है? हाँ भाई, ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। शाबाश। यहाँ V की जगह पर अगर आई आर पुट कर दूँ क्या बन जाएगा? ये पहले आई आर रखो, फिर एक और बार I से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये वही हो जाएगा जो भी आप बताने की कोशिश कर रहे थे, I स्क्वायर R। तो पावर का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, एक हो गया VI, एक हो गया I स्क्वायर R। लेकिन हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये चाहे कि हम V को एलिमिनेट ना करके I को एलिमिनेट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R होता। कहाँ, चौथी में पढ़ रखा और 10th में पढ़ा था? अच्छा हाँ, 10th में सबने पढ़ रखा, CBSE वाले भी पढ़ते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। बस यहाँ ये चल रहा है इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर, तो इसलिए बता रहे हैं। इतना गया गुजरा मत समझो तुम CBSE वालों को। P इज इक्वल टू VI होता है ना, तो ये हो जाएगा V इंटू आई की जगह पर V अपॉन R रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। कुल मिलाकर ये 3 फॉर्मूले हो गए, याद रहेंगे? देखिए अब जो हमें सीखना है, ये तो आपने पढ़ ही लिया अभी, पावर के 3 फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। फर्स्ट वन इज P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R एंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला कब कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा गिवन वैल्यूज़ पर। अगर V और I दिया हुआ है, पावर कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करा दीजिए। V और R दिया हुआ है तो V स्क्वायर को R से डिवाइड कर दीजिए, और I और R दिया हो तो I स्क्वायर को R से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। अब नया सवाल ये उठता है कि अगर आपको, वैसे ये बताइए घरों में जो हमारी सप्लाई आती है ये कैसे आती है? ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू, बड़े बड़े केबल होते हैं, हैवी केबल्स, उनके थ्रू करंट पास होता हुआ हमारे पास आता है, ठीक। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इतने लंबे लंबे तार और कई कई किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ही हमारे पास तक ये करंट पहुंचता है, तो इसके रास्ते में कुछ पावर लॉस होता होगा? वाकई में होता होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये जो ट्रांसमिशन वायर हैं और वो जो ख़तरनाक वाले मोटे मोटे वायर जिनमें से आवाज़ आती, सुनिए कभी करंट की आवाज़? नहीं सुनी? मैंने सुनी है। खैर, हाई टेंशन वायर में आती है आवाज़, वाइब्रेशंस होती हैं, बहरहाल हमिंग साउंड आती है उनके अंदर। बहरहाल वो पावर जो केबल्स के अक्रॉस डिसिपेट हो जाती है ना, पावर लॉस, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अब, है ना, और देखेंगे वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है और वो क्या तरीका होगा कि हम पावर लॉस को रिड्यूस कर सकें इन द ट्रांसमिशन वायर व्हेन वी वांट टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिसिटी एट लार्जर डिस्टेंसेस। मान लीजिए उत्तराखंड में एक डैम सिचुएटेड है, क्यों भाई सैफ, और वहाँ से लाइट हमारे घर तक आ रही है, तो उत्तराखंड से यहाँ तक आने के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र उसको तय करना पड़ेगा, और 100 किलोमीटर के तार में बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो सकता है, ठीक। तो वो पावर लॉस हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक, किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, करें डिस्कस, ठीक। मान लीजिए जो पावर लॉस हो रहा है ट्रांसमिशन केबल्स के अंदर, उसको हम PC से डिनोट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन केबल के अंदर एक चीज़ फिक्स रहेगी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। जब एक बार वायर आपने लगाकर फिक्स कर दिए तो उनका रेजिस्टेंस, क्योंकि उनकी लेंथ फिक्स हो गई है, वायर आप रोज़ाना तो चेंज नहीं कर रहे, ना लेंथ चेंज हो रही है, ना एरिया चेंज हो रहा, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बार आपने तार लगाने में जो खर्चा कर दिया, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस जो फिक्स हो गया, वो रेजिस्टेंस वही फिक्स हो जाएगा, ठीक। क्या हुआ? ध्यान से सुनना।
देखिए हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है ट्रांसमिशन वायर्स के थ्रू, है ना। और क्योंकि इन वायर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का सफ़र इनको तय करना पड़ता है हमारे घर तक आने के लिए, तो हो सकता है, बल्कि होता ही है, कि इन ट्रांसमिशन केबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ठीक, वो एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना पावर लॉस होता है जब आप ट्रांसमिशन केबल के थ्रू करंट पास कराते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। ट्रांसमिशन केबल एक बार लगकर फिक्स हो जाते हैं, खंबे रोज़ाना नहीं गाड़े जाते, जो लगे लगाए हैं उन्हीं में रोज़ाना करंट आता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो, जो कि लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है और मटेरियल पर, जब आप वायर चेंज नहीं कर रहे तो रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। तो मान लीजिए जो हमारे ट्रांसमिशन केबल वायर हैं उनका रेजिस्टेंस है RC, RC से हमने उनका रेजिस्टेंस डिनोट किया, और उनके अक्रॉस जो पावर लॉस हो रहा है वो है PC। ठीक, तो ये जो पावर लॉस है PC, इसको आप लिख सकते हैं I² RC, वेयर P इज द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल, C फॉर केबल। ठीक, PC क्या है? पावर लॉस इन केबल्स, एंड RC इज द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल्स। ठीक है, नाउ वी नो दैट I को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, P = VI होता, यहाँ से अगर आप I निकाल लें, वो पावर जो हमने ट्रांसमिट की है वो पावर हमारी P = VI है। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पर, V क्या है? जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो पूरे वायर में करंट तो सेम रहता है क्योंकि सीरीज़ है, एक तार सिंगल है, तो आप यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I = हो जाएगा हमारा P/V, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो जो आपका पावर लॉस है इन द ट्रांसमिशन केबल्स वो इक्वल आ जाएगा P² / V² इंटू RC। ठीक, ये ट्रांसमिशन लॉस है जिसमें PC है आपका पावर लॉस, और ये वो पावर है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जो पावर लॉस है इन द केबल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। यही वजह है कि जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, सुनिए बात सुनिए ध्यान से, यही वजह है जब हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पर एनर्जी सप्लाई करनी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम हाई वोल्टेजेस पर एनर्जी सप्लाई करते हैं। वो जो खंबे, जंगली खंबे होते हैं ना, रास्तों में मिलते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, उनमें लाखों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसके बाद जब वो एक बड़े पावर स्टेशन पर आते हैं, एक बड़ा पावर स्टेशन कह लो, जिसके अंदर ये समझ लो 2-3 शहरों का लोड होगा, उस पावर स्टेशन पर आकर उसको फ्यू थाउजेंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन वहाँ से वो आपके घरों तक सप्लाई करने के लिए एक छोटा पावर स्टेशन बना हुआ होता है, उस छोटे पावर स्टेशन तक सप्लाई करते हैं। तो वहाँ तक उसकी एनर्जी जो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 11,000। सुना है कभी 11,000 की लाइन? ये वो वोल्टेज है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर वोल्टेज सप्लाई होकर आपके मोहल्लों तक आ रहा है या आपकी लोकेलिटी तक आ रहा है। लोकेलिटी में एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, वो उसको अगेन, अबे भाई मेरी सुन ले, कहाँ ध्यान दे रहा, एक बार और लोकेलिटी में आपके एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, उसका काम होगा उसको और रिड्यूस करके 220 वोल्ट तक। मतलब कहाँ लाखों का पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आपको 2 शहरों के बीच में बिजली सप्लाई करनी है, फिर शहर से आपके लोकेलिटी में करना है, तो वो फ्यू थाउजेंड्स पे हो जाएगा, मतलब आपके छोटे शहर तक। फिर वहाँ से आपके सीधे मोहल्ले तक, तो वो 11,000 में हो जाएगा। उसके बाद और आपके घर तक, तो उसको 220 तक हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, सुनो फ्यू हंड्रेड, हाँ 220, क्या कह रहा, 220 नहीं आता कभी भी, रोज़ देख रहा है, इससे कम ही रहता है, कोई बात नहीं। अब कार्तिक ये कह रहा है कि जब इतना चक्कर लगाया इन्होंने, शुरू में ही 220 से क्यों नहीं भेज देते, ये लाखों में और हज़ारों में क्यों भेज रहे हैं, जब हमें घरों में 220 वोल्ट चाहिए। इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो हमारे टीवी सब मिक्सी विक्सी सब फूक जाएगी। तो हम 220 वोल्ट क्यों नहीं भेजते वहाँ से, उत्तराखंड से? उसका रीज़न ये फॉर्मूला है कि जितने कम वोल्टेज पर आप पावर सप्लाई करेंगे, लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब हमें लंबे डिस्टेंस पर एनर्जी सप्लाई करनी होती है तो हम हाई वोल्टेज में सप्लाई करते हैं, लेकिन हम घरों में तो वो हाई वोल्टेज नहीं लगा सकते। तो जहाँ सप्लाई पहुँच जाती है जब, उसके बाद उसे रिड्यूस करके ट्रांसफार्मर की हेल्प से घरों में भेज देते हैं।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, 220 वोल्ट घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही दम तोड़ देगा वहीं चिड़ियापुर में, ठीक है।